Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will be covering the second chapter of economics, that is sectors of Indian economy, class 10th, and this is the third part of the chapter. So let's begin. तो ये जो दोनों सेक्टर्स आप कंपेयर कर रहे हैं, तो कांता इज वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर और कमल जो वर्क कर रहा है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है. अब ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं, ये पेपर में आया था 1 मार्क्स में, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज में डिफरेंस. Organized sector covers those enterprises or places of work where terms of employment are regular. जो terms of employment हैं वो regular होती हैं, ठीक है. जो वो offices होते हैं वो registered होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं जो गवर्नमेंट ने फैक्ट्री एक्ट में डाले हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी होता है जब इंसान 5 साल से ज़्यादा काम कर लेता है एक जगह पे तो उसको उसकी सैलरी का कुछ परसेंटेज हिस्सा दिया जाता है वापस. शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट एक्सेट्रा. इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज बिकॉज इट हैज़ फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स. तो सारे फॉर्मल तरीके जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल तरीके हैं वो ये फॉलो करता है, इसलिए इसे ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है, ठीक है. सम ऑफ दीज पर्सन मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट मे वर्क ऑन देयर ओन. They too have to register themselves with government and follow the rules and regulations. Workers in organized sector enjoy security of employment. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया था 4 नंबर में कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो इंजॉय करते हैं सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. और 4 नंबर में क्वेश्चन था यू कैन नॉट लीव दोज 4 मार्क्स. दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली इन फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, मतलब फिक्स आवर्स होते हैं उनके, ठीक है. इफ दे वर्क मोर, अगर वो ज्यादा काम करेंगे उनको पेड ओवर टाइम पे होगा. दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स. अब ये बेनिफिट्स क्या क्या है, उनको पेड लीव मिलती है, ठीक है, हॉलीडेज में पेमेंट मिलती है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेट्युटी है, एंड दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स अंडर द लॉज. द फैक्ट्री मैनेजर हैज टू इंश्योर फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, ये सब चीजें. When they retire, they worker get pensions as well. तो ये सब पॉइंट्स आपको लिखने थे उस 4 मार्क्स के क्वेश्चन में. जबकि कमल का एग्जाम्पल हम लेंगे तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर को बिलोंग करता है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जाता. जॉब्स जो है लो पेड है, कम पैसे मिलते हैं, ठीक है, रेगुलर नहीं है, कोई ओवर टाइम का प्रोविजन नहीं है, पेड लीव का प्रोविजन नहीं है, हॉलीडेज का प्रोविजन नहीं है, बीमारी का कोई प्रोविजन नहीं है कि उसको एम्प्लॉयमेंट जो दे रहा है वो उसके बीमारी का ख्याल रखेगा, और लोगों को एकदम निकाल दिया जाता है काम से बिना किसी रीजन के, एंड कोई ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं दिया जाता, ठीक है. दिस सेक्टर इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन द ओन डूइंग स्मॉल जॉब्स सच एज सेलिंग ऑन द स्ट्रीट एंड डूइंग रिपेयर वर्क. अब जो रिपेयर वर्क आप देखते हैं, साइकिल शॉप्स आप देखते हैं, वो सब क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. फ्रूट्स बेचते हैं रेडी पे लोग, फ्रूट सेलर आपके घरों में आते हैं, तो वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बिलोंग. हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है धीरे धीरे बढ़ रही हैं, और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स भी क्या करते हैं, कुछ कुछ फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अपना इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर देती है. तो ऐसे एरिया में वो इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक्टिविटी हो रही हो. वहाँ पर वो कोई लॉज फॉलो नहीं करते और लो वेज वर्कर्स उन्हें मिल जाते हैं आराम से. अब जो लोग ऐसे इन चीज़ों में फंस जाते हैं ये वनरेबल है. वनरेबल वो जो जिन पे अटैक सबसे ज़्यादा हो सकता है. हु आर दीज वनरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन. खासकर रूरल एरिया में आपको दिख जाएंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ठीक है, जैसे लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स, आर्टिशंस जैसे वीवर्स हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, वीवर्स बुनकर, ब्लैक स्मिथ आपके हो गए, मोची, कारपेंटर्स, बढ़ई या फिर गोल्ड स्मिथ हो गए. नियरली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी. These farmers need to be supported through the adequate facilities for timely delivery seeds, agriculture inputs, credits, storage facilities, marketing outlets. बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो फार्मर्स हैं इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किससे चाहिए, गवर्नमेंट से चाहिए. क्या मिलना चाहिए सबसे पहले, जो सीड्स हैं वो टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए बाय द गवर्नमेंट. एग्रीकल्चर इनपुट्स मिलने चाहिए लाइक फर्टिलाइजर, खाद, मैन्योर. क्रेडिट का मतलब होता है इनको पैसा, लोन मिलना चाहिए ऑन अ लो इंटरेस्ट. स्टोरेज फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि अपनी क्रॉप को स्टोर कर सकते हैं, वेजिटेबल को स्टोर कर सकें और जब ज़रूरत हो तब बेच सकें. मार्केटिंग आउटलेट्स,
ऐसे मार्केट चाहिए जहां पर ये अपनी क्रॉप को बेच सकें और अच्छे दामों में बेच सकें. In the urban areas, unorganized sector comprises mainly of farmers in small scale industries, casual workers in constructions, trade and transport, etc. And those who work as street vendors, head load workers, garment makers, rag pickers. Small scale industry also needs government support for procuring raw material and marketing of output. The casual workers in both rural and urban areas need to be protected. तो ऐसे लोग जो डेली वेज पे जीते हैं उनके लिए हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी. अभी कोरोना में आप देख रहे हैं माइग्रेंट एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनके लिए रहने की जगह भी नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव मनी इन देयर हैंड to sustain their life in cities. So we have to create employment for them in the rural areas only. We also find the majority of workers from scheduled tribes and scheduled caste and backward communities. तो ऐसे ज़्यादातर वर्कर्स आपको मिलेंगे जो ऐसे कास्ट को बिलोंग करते हैं जिसको हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं. ये वो लोग हैं जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट. Besides getting the irregular and low paid work, these workers also face social discrimination. इनके साथ भेदभाव भी होता है. Protection and support to the unorganized sector workers is thus necessary for both the economic as well as social development. तो इन लोगों के डेवलपमेंट के लिए हमें पहले तो डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना होगा. Then we have to provide them social benefits as well as economic benefits. ठीक है, तो उनको एक तरीके से रिस्पेक्टेबल जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है, जिससे वो अपना अर्न कर सकें. और जब इंसान अर्न करने लगता है देन ही और शी फील्स कॉन्फिडेंट. लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है ओनरशिप के मामले में. प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं. पब्लिक सेक्टर्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट ओन करती है, और प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट का मतलब जो इंडिविजुअल ओन करता है. जैसे आप देख सकते हैं, इन पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज. इन द प्राइवेट सेक्टर ownership of the assets or delivery of the services is in the hands of private individual और companies. जो रेलवेज हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, ये पब्लिक सेक्टर्स में आते हैं. कंपनीज लाइक टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को जिसे हम कहते हैं, या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL, ये प्राइवेटली ओन्ड है. ठीक है, तो रतन टाटा और मुकेश अंबानी की ये इंडस्ट्रीज हैं. ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे पूरे समाज को लिए चाहिए और हम सबको चाहिए, बट प्राइवेट सेक्टर उसे प्रोवाइड नहीं कर सकता सस्ते दामों में. तो तब पब्लिक सेक्टर एक अच्छा रोल प्ले करता है, और गवर्नमेंट जो है हमारी उसमें उसका बहुत बड़ा रोल होता है. जैसे कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यूज दीज फैसिलिटीज इज नॉट ईजी. इवन इफ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग्स दे वुड चार्ज अ हाई रेट फॉर देयर यूज. ये प्राइवेट सेक्टर के लिए बोल रहे हैं. For example, construction of roads, bridges, railways, harbors, generating electricity, providing irrigation through dams. Thus, government have to undertake such heavy spending and ensure that facilities are available for everyone. अब गवर्नमेंट को ये काम करना पड़ेगा रेलवेज और जो ब्रिजेस हैं हमारे, रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इन सब पे कंट्रोल, ताकि ये लोगों को प्रोवाइड कर सकते एक सही दामों में. These are some activities which the government has to support. The private sector may not continue their production or business unless the government encourages them. For example, selling electricity at the cost of generation may push up the cost of production of goods in many industries. अगर हम जिस पैमाने पे बिजली बनाते हैं उसी पैमाने पे बेच दें, माना 10 रुपये की बिजली बन रही है, 10 ही रुपये की बेच दें, तो फैक्ट्रीज भी 10 रुपये की खरीदेंगे उसे, और फिर फैक्ट्रीज में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का रेट ज़्यादा आएगा, तो प्रोडक्शन में भी रेट बढ़ेगा और प्रोडक्ट्स दाम बढ़ जाएंगे चीज़ों के. इसलिए many units, especially small scale units, might have to be shut down. Government here steps in by producing and supplying electricity at the rate which these industries can afford. तो गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है वो कम रेट पे प्रोवाइड करती है, जिससे प्रोडक्शन इजीली हो सके और जो चीज़ों के दाम है वो बढ़े ना. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे फार्मर से वीट और राइस खरीदती है एक फेयर प्राइस पे, कि फार्मर और को भी नुकसान ना हो और जितना उसने मेहनत करी है उसको पैसा मिल जाए. फिर उस वीट और राइस को वो स्टोर करके रखते हैं अपने कोल्ड स्टोरेज में, और जो लोग हैं उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कम दामों में. इससे गवर्नमेंट को तो नुकसान होता है, खर्चा गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है, लेकिन कंज्यूमर एज वेल एज द प्रोड्यूसर, द फार्मर इज बोथ आर गेटिंग बेनिफिटेड, और गवर्नमेंट को ही ये सोचना पड़ेगा. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज, लाइक एजुकेशन प्रोवाइड करना बच्चों को,
ठीक है, रनिंग प्रॉपर स्कूल्स, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन, जो बचपन की एजुकेशन होती है, वो इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट. इंडिया का जो साइज है, उसकी इलिटरेट पॉपुलेशन है, वो सबसे बड़ी है एक तरीके से. सिमिलरली वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ इंडिया चिल्ड्रन आर माल नरिश्ड एंड क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल. अब जो छोटे बच्चे हैं वो माल नरिश्ड है, मतलब नरिशमेंट उन्हें पूरी तरीके से मिला नहीं है. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हमने पिछले क्लास में पढ़ा था. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बेसिकली नंबर ऑफ डेथ्स होता है बच्चों की एक साल के अंदर, जो 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें. तो आप देखेंगे कि उड़ीसा का सबसे 45 है और मध्य प्रदेश का 47, जो कि पुअरेस्ट है एक तरीके से एक साल में. तो इसे हमें इम्प्रूव करना है. ठीक है, इससे कैसे इम्प्रूव करेंगे? लोकल हेल्थ फैसिलिटीज इम्प्रूव करनी है, एजुकेशन इम्प्रूव करनी है, उनको बेसिक फैसिलिटीज, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है. एंड so it's a moral duty of the government to provide all these things so that these things won't happen. The infant mortality rate needs to be down. और एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, बेसिक राशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इट, टू अपलिफ्ट द सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन और द पर्सन हु कैन नॉट अफोर्ड हिज लाइफ. आप अभी भी देख रहे हैं कोरोना चल रहा है और अभी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है बहुत सारी चीज़ें, बट स्टिल many people are dying on roads. We need to improve a lot, and then only we will be able to develop our nation, develop our society. So with this we come to the end of this chapter. In this chapter we have studied about the 3 sectors of Indian economy, that is primary, secondary and tertiary. How the work is divided in 3 sectors, what is gross domestic product, how the GDP share is divided from 1973 to 2012. We have seen that. Then the percentage of people working in these sectors, we have seen that. Then we talked about organized and unorganized sector. Okay, then afterwards we talked about private sector as well as public sector. We also study about how to improve these rural employment and how to better the facilities provided by the public government, how the government can provide these facilities and why should they provide these facilities for the social and economic upliftment of the people. So I hope that you have understood this chapter. Please go through this chapter, read the NCERT, and there are many questions which can come in the examination from this chapter. At least one question is coming in your examination from this chapter, so go through this, and in the next video we will be discussing the question answer of these chapters. Thank you. Take care. Jai Hind.